गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग का जो फाइबर है उस फाइबर का नाम है सिल्क। यहाँ पर हम लोग आज अपने 50 क्वेश्चन देखेंगे सिल्क मीन्स रेशम का। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग रेशम का जो भी हिस्ट्री है और हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग है, फिर हम कहेंगे कि उसके जो कैरेक्टर हैं उन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारा जो सिल्क है रेशम है उसका इतिहास क्या रहा है और इसके बनाने की हमारी जो प्रक्रिया रही है वो प्रक्रिया क्या रही है, फिर हम कहेंगे कि इसके गुण क्या रहे हैं, कैरेक्टर क्या है। तो इन सभी तीनों पॉइंटों पर हमारे आज के 50 क्वेश्चन हैं और इस 50 क्वेश्चनों को हम लोग कहेंगे कि इससे ज्यादा कुछ इसमें हो नहीं सकता। जितना आप यहाँ पर देखेंगे उतना ही प्रोसेस आपका जो है सिल्क से क्वेश्चन होगा, मीन्स इससे ज्यादा आपके सिल्क क्वेश्चन कभी नहीं बन सकते। तो इस तरीके से आइए हम लोग अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं जो है सिल्क मीन्स रेशम का। तो देखिए रेशम का जन्मदाता कहा जाता है, तो ये आपका हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है कि रेशम का जन्मदाता किसे कहा जाता है। हम कहेंगे कौन सा ऐसा देश है जहां से रेशम की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि चाइना हमारा एक ऐसा देश है जहां से रेशम की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर देखिए 2.5 लिखा गया ब्रैकेट में कि 2500 वर्ष पूर्व, मीन्स हम क्या कहेंगे 2500 वर्ष पूर्व चीन में जो है ची लिंग शी, हम कहेंगे ची लिंग शी। यहाँ पर देखिए हमारा पॉइंट्स है, हम लोग कहेंगे ची लिंग शी। ये हमारी जो है वहां पर हम कहेंगे चाइना की राजकुमारी है, चाइना की राजकुमारी, चाइना की राजकुमारी। इस चाइना की राजकुमारी ने अपने बागवानी में चाय पीने के बाद चाय के कप को रख देती है और उसमें कुछ बचे हुए हम कहेंगे चाय में एक कोकून आकर के गिरता है और वो स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। फिर वो देखती है कि छोटा कोई चीज इसमें गिरा वो बड़ा हो गया, तो उसको क्या करती है निकाल करके उसको जो है खींचना शुरू करती है और देखती है कि एक बहुत ही अच्छा हम कहेंगे कंटिन्यू प्रोसेस का एक धागा उसमें से निकलता है और उसका फिर उसने क्या करती है और लोगों को बता करके उस कोकून की प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाती है और उससे जो है क्या होता है जो है रेशम की उत्पत्ति होती है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि चीन में क्या हुआ, रेशम की उत्पत्ति हुई और वो भी किसके द्वारा, हम लोग कहेंगे चाइना की राजकुमारी ची लिंग शी के द्वारा। कब हुई थी, हम लोग कहेंगे 2500 वर्ष पूर्व। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या सही होता है, ची। आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए वस्त्रों की रानी या राजा कहा जाता है, तो हम लोग कहेंगे वस्त्रों की रानी या राजा। आपको मालूम ही है कि वस्त्रों की रानी या राजा हम लोग किसे कहते हैं, रेशम को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात यहाँ पर वस्त्रों की है, वस्त्रों या हम लोग फाइब्रिक्स की बातें करेंगे, फाइब्रिक्स वस्त्रों, बात वस्त्रों है मीन्स फाइब्रिक्स का राजा या रानी की बातें अगर आती है तो हम लोग कहते हैं कि सिल्क होगा, हमारा क्या होगा, सिल्क होगा। अगर यहीं पर बातें आती है कि तंतु देखना, तंतु का राजा आब्लिक रानी की अगर बातें की जाती है। अब देखिए यहाँ वस्त्र है, फाइब्रिक्स है और यहाँ पर तंतु है, मीन्स हम लोग कहेंगे फाइबर है, फाइबर। अब अगर तंतु की जो है तंतु का राजा आब्लिक रानी अगर की बात आएगी तो हम लोग कहेंगे कॉटन होगा। तो इस तरीके से राजा और रानी का जो प्रोसेस है हमारे टेक्सटाइल में वो 2 रूपों में है। हमेशा याद रखना कि अगर वस्त्र की बात किया गया तो रेशम होगा, चाहे राजा हो या रानी हो। अगर हम कहेंगे तंतु या रेशा की बात की गई कि रेशों का राजा या रानी, वस्त्रों का राजा या रानी, हम कहेंगे रेशों का राजा या रानी। अगर रेशों का राजा और रानी की बात आएगी तो हम लोग कॉटन को काउंट करेंगे जो है, और जबकि वस्त्रों की बात आई राजा और रानी के संबंधित तो हम लोग कहेंगे सिल्क होगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर वस्त्रों की रानी या राजा किसे कहा जाता है, हम लोग कहेंगे सिल्क को कहा जाएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, देखिए सर्वप्रथम रेशमी वस्त्र किसने बनाया। तो हम लोग को मालूम है कि किसने बनाया। तो देखिए अभी हमने बताया था कि चाइना की राजकुमारी ची लिंग शी ने सर्वप्रथम क्या किया जो है
हम कहेंगे सिल्की फाइब्रिस का निर्माण किया। तो देखिए हमारा रहा ची, ध्यान रहे ची पहले है, यहाँ पर सी पहले है, तो आपको ये काउंट्स करना पड़ेगा। दूसरे में सी लिंग ची है, अब पहले में आपका ची लिंग सी है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ची वर्ड पहले आता है और सी वर्ड हमारा बाद में आता है। अगर आप ध्यान दे देंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल आपके शुरू और लास्ट के वर्ड जो है क्या किए गए हैं, चेंज किए गए हैं। तो इस तरीके से आप ची लिंग सी को काउंट्स करेंगे किसके लिए, रेशमी वस्त्र के लिए जो है, जो जन्मदाता है, हम लोग कहेंगे वो हमारा प्रवर्तक ची लिंग सी है, न कि सी लिंग ची है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए प्रथम रेशमी वस्त्र है, सबसे पहले जो रेशमी वस्त्र हमारा रहा वो क्या हमारा फेल्ट रहा, मीन्स जमा के बनाया गया, रिबॉक रहा या रिबॉन रहा या रिचेट रहा। तो इस तरीके से प्रथम रेशमी वस्त्र को जो कहा गया, जो नाम दिया गया, उसका नाम हम लोग कहेंगे रिबॉन रखा गया। क्या रखा गया, रिबॉन। प्रथम रेशमी वस्त्र हमारा क्या रहा, रिबॉन रहा, न कि रिबॉक रहा, फेल्ट रहा और रिचेट रहा। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि प्रथम हमारा ऊनी वस्त्र क्या रहा, जो है प्रथम ऊनी वस्त्र हमारा सॉक्स रहा, मोजा रहा। और दूसरे में हम लोग कहेंगे कि प्रथम हमारा रेशमी वस्त्र क्या रहा, हम लोग कहेंगे रिबॉन रहा। आइए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से उत्पादन प्रारंभ किया, हम कहेंगे कि साइंटिफिक विधि से जो है सिल्क का उत्पादन, साइंटिफिक विधि से उत्पादन प्रारंभ किया। किसने किया, जापान ने किया, इंग्लैंड ने किया, अमेरिका ने किया, भारत ने किया। तो हम लोग कहेंगे कि साइंटिफिक विधि से, देखिए वैज्ञानिक विधि से जो उत्पादन किया वो जापान ने किया था। समझ गए होंगे कि जो साइंटिफिक विधि से हमारा सिल्क का उत्पादन प्रारंभ किया गया वो जापान के द्वारा तैयार किया गया, और जबकि जनरली तौर पर जो है सिल्क का जो उत्पादन किया गया वो चाइना से किया गया। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन होता है, मीन्स हम कहेंगे भारत में भी रेशम की खेती होती है, कल्टीवेशन होता है, लेकिन भारत के किस, हम लोग कहेंगे कि प्रदेश में सबसे ज्यादा रेशम का कल्टीवेशन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो हम लोग कहेंगे क्या असम में होगा, पंजाब में होगा, नहीं, हम लोग कहेंगे मैसूर और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर देखिए दो दो आपको प्रदेश दिए गए हैं, मैसूर और जम्मू कश्मीर से सिल्क का प्रोडक्शन भारत में सबसे अधिक किया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अपना सातवां क्वेश्चन। देखिए रेशम का उत्पादन या हम लोग कहेंगे अध्ययन कहलाता है। हम लोग कहेंगे रेशम का उत्पादन या हम कहेंगे यहाँ पर अध्ययन क्या कहलाता है। तो हम लोग को मालूम है रेशम के तरह हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। तो हम लोग कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिल्क का हमारा जो फर्स्ट स्टेज है, पहला ऑर्डर है, वो पहला ऑर्डर ही हम कहें रेशम उत्पादन की प्रथम अवस्था भी इसी को कहते हैं। रेशम उत्पादन की प्रथम अवस्था रेशम उत्पादन की प्रथम अवस्था भी कहा जाता है किसको, सेरीकल्चर को। और फिर हम कहते हैं रेशम के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर के सिस्टम से। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिए, रेशम के कीड़े का जीवन काल होता है लाइफ स्पेन। हम लोग कहेंगे कि रेशम के कीड़े का जीवन काल कितना होता है। तो देखिए हम लोग कहेंगे जीवन काल मीन्स लाइफ स्पेन, इसका लाइफ स्पेन हम लोग को मालूम है कि 2 मंथ होता है। कितना होता है, 2 माह होता है। कोई भी अगर रेशम का कीड़ा है तो उसका जीवन काल 2 माह का होता है। 2 माह में ये क्या करेगा, वो कोकून का फॉर्मेशन करेगा और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि या तो वो मर जाएगा या हम कहेंगे कि उसका क्या होगा, उसे हम लोग जो है अपने आप ही जो है स्टॉबेरिंग प्रक्रिया द्वारा जो है हम लोग उसको मार डालेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहेंगे रेशम के कीड़े की अवस्था है। तो देखिए रेशम के कीड़े की कौन सी अवस्था है, यहाँ पर हम कहेंगे रेशम के कीड़े की अवस्था, हम लोग कहेंगे रेशम के
कीड़े की चार अवस्था होती है, चार अवस्था होती है। ये आप अच्छे से जानते हैं, चार अवस्था होती है। पहली अवस्था हम लोग को मालूम है कि हम लोग कहते हैं कि क्या होता है, जो है हम कहेंगे अंडा होता है, अंडा होता है। दूसरा हम लोग कहते हैं कि लार्वा होता है, लार्वा होता है। और तीसरा हम लोग कहते हैं कि प्यूपा होता है, प्यूपा होता है। और तीसरा हम लोग कहते, चौथा कहते हैं कीड़ा होता है। तो देखिए, ये चौथा हमारा कीड़ा, तीसरा हमारा प्यूपा, दूसरा हमारा लार्वा और तीसरा हमारा अंडा। तो यहाँ पर देखिए हमें मिल रहा है अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। मीन्स हमारा दिख रहा है कि पहला हमारा ऑप्शनल सही है, कि हम कहेंगे ए वाला सही है, क्या बी नहीं सही है? तो देखिए कह रहा अंडा, कैटरपिलर, क्रायोसिल, कीड़ा। और सी बोल रहा है कि अंडा, कैटरपिलर, कोकून, कीड़ा। तो इस तरीके से देखिए हम लोग कहेंगे कि हमारा यहाँ पर सभी सही है। समझ गए होंगे आप, जो है कि ये हमारे चारों अवस्थाओं को तीन रूपों में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंडा, लार्वा का ही हमारा नाम होता है, हम लोग कहेंगे कैटरपिलर, कैटरपिलर, कैटरपिलर। जब यही हमारा लार्वा जो है, जब हम कहेंगे रेशम का निर्माण करने लगता है, तो हम लोग उसका नाम देते हैं कैटरपिलर। मीन्स 1 महीने के बाद लार्वा हमारा किस में चेंज हो जाता है? कैटरपिलर में चेंज हो जाता है और रेशम का उत्पादन करना शुरू कर देता है। जब रेशम का उत्पादन करता है तो उत्पादन के तहत वो क्या करेगा, जो है हम कहेंगे कि जिस रेशम का उत्पादन कर रहा है उस रेशम को उस समय हम लोग रेशम न कह करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? कोकून बोलते हैं। तो देखिए इसी को हम लोग क्या कहेंगे? कोकून भी बोला जाता है, कोकून। कोकून का निर्माण करता है। कैटरपिलर जो है बनाता है, क्या बनाता है? हम लोग कहेंगे कोकून बनाता है। तो इस तरीके से लार्वा की जगह पर देखिए, लार्वा की जगह पर आपको क्या रखा गया? कैटरपिलर रखा गया। और कैटरपिलर के बाद यहाँ पर बोला गया जो है कि क्या है आपका, देखिए कैटरपिलर है। और क्रायोसिल, क्रायोसिल के तहत देखिए हम लोग कहेंगे क्या हुआ? कोकून की प्रक्रिया रही। मीन्स हम कहेंगे कि लार्वा हमारा जब कैटरपिलर में बदल गया तो कैटरपिलर क्या करने लगा, जो है ये हम कहेंगे कि कोकून का निर्माण करने लगा। और कोकून का 3 दिन निर्माण किया। 3 दिन निर्माण करने के बाद उस कोकून में वो क्या किया? इंजेक्ट कर गया अपने आप को। मीन्स कोकून में वो घुस गया। और घुसने के बाद वो सुसुप्ता अवस्था में चला गया। मीन्स हम कहेंगे कि 3 दिन की प्रक्रिया जो उसकी रही कोकून बनाने की। और 3 दिन बनाने के बाद मीन्स कोकून को मैच्योर किया, उसने बनाया तो कैटरपिलर ने, लेकिन उसमें जब वो घुस गया तो उसका नाम क्या हो गया? कोकून प्लस हम लोग कहेंगे कैटरपिलर। कोकून प्लस कैटरपिलर की प्रक्रिया हमारी क्या हो गई? प्यूपा की हो गई। मीन्स हम लोग कहेंगे कि अब यहाँ पर प्यूपा में हम लोग कहेंगे कि प्यूपा का प्रोसेस में अगर आप देखें तो प्यूपा का प्रोसेस हमारा क्या होता है? प्यूपा का प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कैटरपिलर, कैटरपिलर प्लस हम लोग कहेंगे कोकून, कोकून। कैटरपिलर और कोकून दोनों का मिश्रित नाम हमारा बोला जाता है, जो है प्यूपा कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अब ये हमारा जो प्यूपा है, अब यही कैटरपिलर जो है लगभग 10 दिन तक उसमें सुसुप्ता अवस्था में रहेगा, उसमें सोया रहेगा, बैठा रहेगा। तो उस कंडीशन को जब वो 10 दिन उसमें रेस्टिंग पोजीशन में है, कार्य करने के बाद वो रेस्टिंग पोजीशन में है, तो उस रेस्टिंग पोजीशन को नाम दिया गया क्या? जो है क्रायोसिल। क्या नाम दिया गया? कोकून में रेस्टिंग पोजीशन में। यही कैटरपिलर हमारा रेस्टिंग पोजीशन में जब आ रहता है, जो है कैटरपिलर रेस्टिंग पोजीशन, रेस्टिंग पोजीशन, रेस्टिंग पोजीशन। जब रेस्टिंग पोजीशन में है, जो है पोजीशन में है, तो इसे बोला गया, हम कहेंगे क्रायोसिल बोला गया, जो है। अब यही क्रायोसिल 10 दिन के बाद जो है हम कहेंगे कीड़े में बदल जाएगा। मीन्स हम कहेंगे शलभ में चेंज हो जाएगा। इस कीड़े में बदला, इस कीड़े को हम लोग कहेंगे शलभ। क्या बोलेंगे? शलभ कहा जाता है। तो अब ये हमारा शलभ में क्या हो गया? चेंज हो गया। मीन्स शलभ द्वारा हम कहेंगे 3 दिन बाद जो है ये फिर क्या करेगा?
हम कहेंगे अंडे देगा और उस अंडे से फिर लार्वा निकलेगा। लार्वा फिर 1 महीने बाद जो कैटरपिलर में चेंज हो जाएगा और कोकून का निर्माण करेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सभी अवस्थाएं मिलेगी रेशम के कीड़े की। मीन्स आप याद रखना कि लार्वा के अन्य नाम भी होंगे, कैटरपिलर और कोकून। ये पोजीशन आप इसको देख सकते हैं। प्यूपा के तहत हमने बता दिया कि आपका कैटरपिलर प्लस कोकून दोनों का सम्मिश्रित नाम हमारा बोला जाएगा प्यूपा। हम कहेंगे कोकून का निर्माण होगा। कोकून का निर्माण 3 दिन में होता है। 3 दिन में होता है। 3 दिन में निर्माण होता है इसका निर्माण। कोकून का निर्माण कितने दिन में होता है? तो आप क्या कहेंगे? कोकून का निर्माण 3 दिन में होता है। क्यों? कौन करता है कोकून का निर्माण या रेशम का उत्पादन कौन करता है? हम लोग कहेंगे कि रेशम का उत्पादन हमारा कैटरपिलर करता है। जबकि हमें रेशम कीड़े की किस अवस्था से प्राप्त होती है? अगला इस तरीके का क्वेश्चन आप देखिए। एक क्वेश्चन और आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं जो है रेशम कीड़े की किस अवस्था से प्राप्त होता है। ये होगा कि रेशम कीड़े की किस अवस्था से प्राप्त होता है। अभी आपको मालूम है प्राप्त होता है, हम कहेंगे 3rd स्टेज से, 3rd अवस्था से। अगर यही बात हो गया कि रेशम का उत्पादन कौन करता है, तो हम कहेंगे दूसरी अवस्था का हमारा कैटरपिलर करता है। कौन करता है? कैटरपिलर है हमारा जो कि रेशम का उत्पादन करता है। या हम कहेंगे कोकून का निर्माण कौन करता है? तो देखिए कोकून का निर्माण कौन करेगा? प्यूपा नहीं करेगा। कोकून का निर्माण कैटरपिलर करता है। कैटरपिलर समझ गए होंगे कि कोकून का निर्माण कौन करता है? कैटरपिलर। या हम कहेंगे रेशम का उत्पादन कौन करता है? कैटरपिलर। लेकिन हम कहेंगे रेशम कीड़े की किस अवस्था से मनुष्यों को प्राप्त होता है? तो हम कहेंगे तीसरी अवस्था से प्राप्त होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10वां क्वेश्चन अपना, वैज्ञानिक विधि से वर्ष में कितनी बार रेशम तैयार किया जाता है? हम लोग कहेंगे कि साइंटिफिक अगर मेथड की बात करें तो साइंटिफिक विधि के आधार पर हम लोग कहेंगे कि वर्ष में 3 बार, हम कहेंगे वर्ष में 3 बार सिल्क का उत्पादन किया जाता है। सिल्क का उत्पादन किया जाता है। कितनी बार किया जाता है? आप समझ गए होंगे वर्ष में 3 बार रेशम का उत्पादन किया जाता है। 11वां क्वेश्चन देखिए, कीड़े की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है? ये क्वेश्चन आपको हम अभी बता चुके हैं। हम लोग कहेंगे कीड़े की तीसरी अवस्था, 3rd अवस्था प्यूपा। 3rd अवस्था प्यूपा, तीसरी अवस्था हमारी है प्यूपा। इससे हमें जो है क्या होता है? रेशम प्राप्त होता है। आइए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्व रेशम कीड़े को कहा जाता है। हम कहेंगे जो रेशम का कीड़ा होगा वो कीड़ा अगर हमारा मैच्योर है, यंग है, हम कहेंगे यंग रेशम के कीड़े को क्या कहा जाएगा? तो देखिए हम लोग कहेंगे यंग रेशम के कीड़े को हम लोग देखिए यहाँ पर काउंस है, भ काउंट है और यहाँ पर थ काउंस है जो है। तो भ और आपको थ में काउंट करना है। सलभ कहेंगे या सलथ कहेंगे? हम लोग कहेंगे कीड़े को सलथ कहा जाता है। सलभ मीन्स हमें काउंट करना है किसको? परिपक्व रेशम कीड़े को कहा जाता है। हम लोग क्या कहेंगे? सलभ कहेंगे। जो क्या होगा? भ होगा लास्ट में, न कि थ होगा। तो काउंट हमेशा ध्यान देना, भ की प्रक्रिया रहेगी। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आपको रिमाइंड करना है केवल। बाकी आप सब जानते हैं, शब्द एक ही हैं, लेकिन कुछ उसमें क्या हम कहेंगे अस्पष्ट हैं। उन अस्पष्ट हम कहेंगे अक्षरों को आपको ध्यान देना है। उन अस्पष्ट अक्षरों को ध्यान दे लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम का प्रकार है। हम कहेंगे कि कौन रेशम का प्रकार है? मीन्स हम कहेंगे रेशम के प्रकार। रेशम कितने प्रकार का होता है? हम कहेंगे यहाँ पर देखिए रेशम के प्रकार मेनली हम लोग जानते हैं रेशम हमारा 2 प्रकार का होता है।
एक हम लोग कहते हैं, देखिए हमारा जिसे आप जानते हैं जो है स्वनिर्मित रेशम और जंगली रेशम, आप ऐसे जानते हैं स्वनिर्मित स्वनिर्मित यहाँ पर देखिए इस तरीके हमारा स्वनिर्मित है। हम लोग कहेंगे कि दो प्रकार का होता है हमारा। पहला हम लोग कहेंगे स्वनिर्मित, ये एक तरह से उत्पादित बोलेंगे, उत्पादित रेशम, और दूसरा हम लोग कहेंगे स्वनिर्मित आप लोग कहेंगे जंगली रेशम। तो इस तरीके से जंगली रेशम देख लीजिए, हम लोग कहेंगे उत्पादित रेशम। जो उत्पादित रेशम होता है, इस उत्पादित रेशम को हम लोग जो है शहतूत के पत्ते को खिला करके कीड़े से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो जो उत्पादित रेशम होता है, उत्पादित रेशम के तहत आप समझ लीजिए कि हमारा कीड़ा होता है बॉम्बिक्स मोरी, हम लोग कहते हैं बॉम्बिक्स मोरी, ये हमारा कीड़ा है बॉम्बिक्स मोरी। इससे हम कहेंगे शहतूत की पत्तियां इसको खिला करके रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो यहां से हमारा आता है जो है हम कहेंगे मलबेरी सिल्क, क्या बोलेंगे हम लोग, मलबेरी सिल्क कहेंगे, मलबेरी सिल्क। देखिए ये हमारा मलबेरी सिल्क रहा बॉम्बिक्स मोरी कीड़ा के द्वारा, जिसे यहाँ पर मलबेरी मीन शहतूत होता है, शहतूत, क्या बोलेंगे, शहतूत। अब देखिए उत्पादित रेशम बॉम्बिक्स मोरी, दूसरा हम कहेंगे स्वनिर्मित मीन्स जंगली रेशम। आइए मलबेरी सिल्क के तहत भी अगर और आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि देखिए जो हमारा यहाँ पर उत्पादित रेशा है, उत्पादित रेशा मीन्स हम कहेंगे मलबेरी सिल्क, उत्पादित रेशम मलबेरी सिल्क। ये मलबेरी सिल्क हमारा दो प्रकार की होती है। एक हम लोग कहेंगे रिल्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिल्ड सिल्क एक हमारा होगा, और दूसरा हम लोग कहेंगे स्पून सिल्क होगा, स्पून सिल्क। अब ये हम लोग कहेंगे रिल्ड सिल्क हमारा कोकून के वाय भाग से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, हम लोग कहेंगे कोकून के वाय भाग से, कोकून के वाय भाग से प्राप्त होता है। दूसरा स्पून हम कहेंगे कोकून के आंतरिक भाग से, आंतरिक भाग से। देखिए सबसे अच्छा ये होता है, सबसे अच्छा रेशम, सबसे अच्छा हमारा क्या होता है, रिल्ड सिल्क सबसे अच्छा होता है। हम कहेंगे खराब होता है, इनसे खराब होता है, निम्न गुणवत्ता का होता है। तो ये हमारे हैं क्या, हम लोग कहेंगे उत्पादित रेशम मीन्स मलबेरी सिल्क। इस तरीके से अगर हम लोग बात करें अपना जो है जंगली रेशम का, तो देखिए हम लोग को आता है जंगली रेशम। आप समझ लीजिए जंगली रेशम, यहाँ पर देखिए हम कहेंगे जंगली रेशम को हम लोग कहेंगे नॉन मलबेरी सिल्क। देखिए ये हमारा नॉन मलबेरी सिल्क, ये हमारे चार प्रकार का होता है। हम कहेंगे मूंगा होगा, इसके बाद हम लोग कहेंगे टसर होगा, इसके बाद हम लोग कहेंगे मूंगा होगा, टसर होगा, और इसके बाद ओक होगा, ईरी या अरंडी कहेंगे, अरंडी होगा। तो लाइक दैट ये हम लोग तीन के ही तहत इसको काउंट करते हैं। मूंगा, ओक की पत्तियां होती हैं, ओक की पत्ती होती है। टसर हम लोग कहेंगे बबूल की पत्ती होती है, बबूल की पत्ती होती है, यहाँ पर बबूल की पत्ती खाता है कीड़ा। अरंडी को हम लोग ईरी के नाम से भी जानते हैं, ईरी सिल्क मीन्स आप समझ गए होंगे अरंडी का पत्ता। अब देखिए ये सभी हमारे प्राप्त होते हैं एंथीरिया माइलीटा।
देखिए एंथीरिया माइलीटा कीड़ा द्वारा हमारा जंगली रेशम प्राप्त होता है या स्वनिर्मित रेशम प्राप्त होता है। हम कहेंगे इसमें सबसे अच्छा हमारा क्या होगा, सबसे अच्छा ये होगा, सबसे अच्छा सिल्क हमारा देखिए ये होगा, हम लोग कहेंगे मूंगा रेशम हमारा सबसे अच्छा होगा। यहां पर हम कहेंगे कि टैनिन की अधिकता होती है, इसलिए इनका कलर कैसा होता है, कुछ ब्लैक टाइप का होता है। और हम कहेंगे कि जो हमारा उत्पादित रेशम होता है उसका हम लोग कहेंगे कि ये क्रीम कलर का होता है। तो इसे हाफ व्हाइट या ऑफ व्हाइट का प्रोसेस में हम लोग कहें क्रीम कलर का होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो हमें क्या मिलेगा कि रेशम का प्रकार है हम लोग को कौन सा हुआ, मलबेरी सिल्क और नॉन मलबेरी सिल्क, मीन्स उत्पादित रेशा और हमारा जंगली रेशम जो है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन सही होता है सी। 14वां क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग जो है, शहतूत के पत्ते से संबंधित रेशम है। आपको मिला यहाँ पर कि शहतूत के पत्ते से संबंधित कौन सा रेशम होगा हमारा, हम कहेंगे कि हमारा मलबेरी सिल्क होगा। ये मलबेरी सिल्क शहतूत के पत्ते से, शहतूत के पत्ते से। अब देखिए यहाँ पर नॉन मलबेरी सिल्क की प्रक्रिया हमारा मूंगा का होगा, मूंगा और हम कहेंगे टसर, इनका हमने प्रोसेस दिया। मूंगा ओक की पत्ती रही हमारी, ओक की पत्ती रही, और टसर हम कहेंगे बबूल की पत्ती रही, बबूल की पत्ती। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया कि शहतूत के पत्ते से हमारा कौन सा रेशम प्राप्त होता है, मलबेरी सिल्क प्राप्त होता है। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं जो है, देखिए रेशम का कीड़ा है। अब हम लोग कहेंगे रेशम का कीड़ा बॉम्बिक्स मोरी और एंथीरिया माइलीटा, ये दोनों हमारे जो है सिल्क वार्म हैं। तो देखिए ये दोनों हमारे सिल्क वार्म है। बॉम्बिक्स मोरी से हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो रेशम प्राप्त होता है उसे हम लोग कहेंगे उत्पादित रेशम, उत्पादित रेशम, या हम कहेंगे इसे उत्पादित रेशम के तहत हम कहेंगे बॉम्बिक्स मोरी का प्रोसेस हमारा हम लोग कहेंगे कि हमारा ये मिलेगा मलबेरी सिल्क, हम लोग कहेंगे मलबेरी सिल्क। देखिए ये हमारा मलबेरी से। एंथीरिया माइलीटा हम लोग कहेंगे जंगली रेशम कह सकते हैं, या आप इसे जो है स्वनिर्मित रेशम भी आप कह सकते हैं, इसको स्वनिर्मित रेशम। ऐसे हम लोग बोलेंगे नॉन मलबेरी सिल्क। तो इस तरीके से आपने देख लिया, हम लोग कहें रेशम का कीड़ा हमारा दोनों है, बॉम्बिक्स मोरी भी है और एंथीरिया माइलीटा भी है। और सबसे अच्छा हमारा जो है, अगर ऑर्डर के सिस्टम में देखेंगे तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो रिल्ड सिल्क होता है, रिल्ड सिल्क ये हमारा सबसे अच्छा होगा। इससे अच्छा हमारा स्पून का होगा, स्पून सिल्क का होगा जो कोकून से ही है। फिर इसके बाद हमारा आता है मूंगा आता है, फिर हम लोग कहेंगे टसर आता है, और फिर हमारा आता है इरी रेशम। तो इस तरीके से सबसे अच्छा रेशम, सबसे अच्छा सिल्क, सबसे अच्छा हमारा सिल्क है ये, हम लोग कहेंगे रिल्ड सिल्क। और सबसे बेकार इरी हमारा क्या होगा, सबसे बेकार सिल्क होगा, सबसे बेकार सिल्क होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं सिल्क का प्रोसेस आपको अच्छे से A to Z आपको मिलता जा रहा है। अगर इन क्वेश्चनों के आधार पर आप हमारे लेक्चर को अगर सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं जो है, तो पूरा का पूरा आपका सिल्क भी क्लियर हो जाएगा। जैसे ऊन क्लियर हुआ है, कॉटन क्लियर हुआ है, लीलन क्लियर हुआ है, उसी तरीके से आपका सिल्क भी टोटल क्लियर हो जाएगा। आइए 16वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, देखिए उत्पादित रेशम को कल्टीवेटेड सिल्क का संबंध है, मीन्स इसे हम लोग कहेंगे इसका संबंध किससे है, हम कहेंगे कीड़ा बॉम्बिक्स मोरी होगा। हम कहेंगे ये दो तरह का हमारा जो है रेशम इससे मिलता है उत्पादित रेशम में, एक लपेटा हुआ रिल्ड, दूसरा कता, या हम लोग कहेंगे स्पून, क्या बोलेंगे स्पून। देखिए स्पून सी के तहत हम लोग कहेंगे शहतूत के पत्ते, मीन्स इसका संबंध सभी से है। उत्पादित रेशम का संबंध शहतूत के पत्ते से भी है। हम कहेंगे लपेटा रेशम या रिल्ड रेशम, कता या स्पून रेशम और बॉम्बिक्स मोरी, इन सभी से हमारे उत्पादित रेशम का संबंध होता है। 17वां क्वेश्चन देखिए, सबसे अच्छा रेशम है।
अभी हमने आपको ऑर्डर दिया था, जो है ऑर्डर में हमने देखा दिया था कि सबसे अच्छा हमारा सिल्क कौन सा है और सबसे खराब हमारा सिल्क कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को मिल रहा है क्या, लपेटा हुआ सिल्क। तो यहाँ पर देखिए लपेटा हुआ सिल्क हमारा क्या होगा, इन सभी सिल्कों में जो है सबसे अच्छा होता है। आइए 18वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है सबसे महंगा रेशम है। यहाँ पर देखिए सबसे महंगा हमारा रेशम कौन सा होगा। हम लोग को मालूम है कि जो रेशम हमारा सबसे अच्छा होगा वो रेशम हमारा सबसे महंगा होगा। मीन्स हम कहेंगे रिल्ड सिल्क हमारा सबसे अच्छा, हम कहेंगे सबसे अच्छा, सबसे अच्छा एवं सबसे महंगा, एवं सबसे महंगा, महंगा हम कहें सबसे महंगा सिल्क है, सबसे महंगा सिल्क है। तो इस तरीके से आपका 18वां का ऑप्शन सही होता है सी। 19वां क्वेश्चन देखिए, जो है स्वनिर्मित रेशम या जंगली रेशम। स्वनिर्मित रेशम को हम लोग जंगली रेशम भी बोलते हैं, विल्ड सिल्क के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। अब देखिए स्वनिर्मित रेशम या विल्ड सिल्क का संबंध किससे है। हम कहेंगे कीड़ा एंथीरिया माइलिटा, और इसके बाद हम कहेंगे मूंगा रेशम, टसर रेशम, अरंडी या ईरी रेशम। मीन्स हम कहेंगे स्वनिर्मित रेशम का संबंध यहाँ पर ये तीनों ऑप्शनलों से आपका है। मीन्स आपका ऑप्शनल डी सही होता है। सबसे अच्छा रेशम है, अब यहाँ पर देखिए हमें मिल रहा है सबसे अच्छा रेशम। हम लोग कहेंगे क्या हमारा टसर रेशम होगा या ईरी होगा या अरंडी होगा या मूंगा होगा। तो हम लोग कहेंगे ईरी रेशम ही हमारा अरंडी है। हम लोग क्या कहेंगे, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। चाहे आप अरंडी कहिए या ईरी कहिए, तो हम कहेंगे इसमें सबसे अच्छा रेशम हमारा क्या है, मूंगा है। मूंगा रेशम हमारा इन तीनों में सबसे अच्छा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हम लोग को सुमेलित करना है और सुमेलित के तहत हमें दिख रहा है रेशम दिख रहा है और उससे संबंधित तथ्य दिख रहे हैं। सुमेलित कीजिए मीन्स मूंगा रेशा, मूंगा रेशा का संबंध किससे है, हम कहेंगे ओक की पत्ती से होता है। टसर रेशा का संबंध बबूल की पत्ती से होता है। अरंडी का रेड़ का पत्ता से होता है। रिल्ड ऑब्लिक स्पून सिल्क का संबंध शहतूत से होता है। मीन्स हम कहेंगे ए का 1 सही है, बी का दूसरा सही है, सी का तीसरा और डी का हमारा चौथा सही है। मीन्स हमारा ऑप्शनल सही होता है ये। इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सभी आपके जो डाउट्स हैं, जो सभी आपकी थियरियां हैं, सब आपका रिमाइंड हो जाएगा इन क्वेश्चनों के द्वारा। आप अच्छे से देखिए, आपको सभी चीजें यहाँ पर मिल जाएगी। आइए 22वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रेशम का निर्माण करता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रेशम का निर्माण कौन करेगा। हम लोग कहेंगे लार्वा का विकसित रूप हमारा कैटरपिलर होता है। हम कहेंगे लार्वा का परिपक्व रूप, लार्वा का परिपक्व मैच्योर परिपक्व, लार्वा का परिपक्व रूप, परिपक्व रूप हमारा क्या होता है, कैटरपिलर होता है। रेशम का निर्माण कौन करता है, कैटरपिलर करता है, ना कि क्रायोसिल करता है और ना कि प्यूपा करता। प्यूपा भी नहीं करता, कीड़ा भी नहीं करता, हम कहें क्रायोसिल भी नहीं करता। करता कौन है, कैटरपिलर मीन्स मैच्योर फॉर्म ऑफ द लार्वा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए, पूरा कोकून तैयार होने में कितना समय लगता है। मीन्स हम कहेंगे एक कोकून के निर्माण में कितना समय लगता है। पूरा कोकून तैयार होने में कितना समय लगता है। मीन्स एक कोकून के निर्माण में हमारा जो समय लगता है वो कितना होता है, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन या 3 दिन। हम लोग को मालूम है, हमने अभी आपको बताया कि एक कोकून का निर्माण 3 दिन में होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो 24वां क्वेश्चन देखिए, रेशम का कीड़ा एक बार में कितने अंडे देता है।
तो हम कहेंगे कि अपने पूरे जीवन काल में उसका जीवन काल 2 माह का होता है। रेशम के कीड़े का जीवन काल 2 माह का होता है। 2 माह के बाद वो मर जाता है और 2 माह में सिर्फ एक बार वो अंडे देता है, और भी 350 से 400 अंडे जो है ये देता है एक बार में। तो हम कहेंगे 350 से 400 अंडे एक बार में अपने 2 माह के जीवन में 2 माह के जीवन में देकर मर जाता है। अपने उसका जीवन काल 2 माह का होता है। 2 माह के अपने जीवन काल में एक ही बार अंडे देगा और 350 से 400 अंडे देगा, और देने के बाद वो मर जाता है। तो हमारा ऑप्शनल सही होता है 24 का सी। आइए 25वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, देखिए रेशम का कीड़ा अंडा देता है। अंडा कहाँ देता है? ये हम कहें रेशम का कीड़ा जो है नंबर कार्ड पर अंडे देगा, या बोल्ड कार्ड पर, या स्लीप कार्ड पर, या ब्लैक कार्ड पर। तो हम लोग को मालूम होना चाहिए नंबर कार्ड। ध्यान रहे कि रेशम का जो कीड़ा होगा, चाहे वो बॉम्बिक्स मोरी होगा या हम कहेंगे एंथीरिया माइलिटा होगा, तो हम कहेंगे कि नहीं बॉम्बिक्स मोरी होगा। कल्टीवेटेड हमारा सिल्क की बातें हैं। बाकी हम लोग जो विल्ड का है वो तो पेड़ पर ही देता रहता है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे नंबर कार्ड पर जो हमारा क्या करेगा, ये अंडे देता है। 26वां क्वेश्चन देखिए, अंडे से निकलने के कितने दिन बाद माता कीड़ा अंडा देती है? हम कहेंगे कि यहाँ पर जो मादा कीड़ा होगी वो हम कहेंगे कि अंडे से निकलने के बाद हमारा क्या करेगी, वो हम कहेंगे फिर वो कीड़े बनेगी, और कीड़ा बनने के बाद क्या करेगी, अंडे देगी। तो हम लोग को मालूम है कि मादा कीड़ा अंडे से निकलने के 3 दिन बाद, कितने दिन बाद? अंडे से निकलने के 3 दिन बाद ही वो क्या करने लगती है, जो है हम कहेंगे कि अंडा देना शुरू कर देती है। 3 दिन बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है। देखिए 3 ही दिन बाद अंडे देना प्रारंभ कर देती है, और देने के बाद वो क्या करती है, मर जाती है। तो इस तरीके से 26वां का आपका ऑप्शनल सही होता है डी। 27वां क्वेश्चन देखिए, कोकून के वजन का कितना % भाग रेशम होता है, बाकी वेस्ट मटेरियल होता है? तो हम कहेंगे कि हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो यही है कि कोकून के वजन का कितना % भाग कितना % भाग रेशम का होता है? तो हमें इसे याद करना पड़ेगा। हम लोग कहेंगे 16% भाग सिल्क का होता है, रेशम का होता है। बाकी हम लोग कहेंगे कि 84% भाग उसका वेस्ट मटेरियल होता है, हम कहेंगे सेरिसिन होता है। क्या होता है? हम लोग कहेंगे देखिए कोकून के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे हमारा मिलेगा सिल्क फाइबर मिलेगा, और दूसरा हम लोग कहेंगे सेरिसिन होगा। क्या होगा? सेरिसिन होगा। तो देखिए सेरिसिन को हम लोग गोद कहते हैं। यहाँ क्या होगा? गोद। तो हम लोग को मालूम है कि 16% हमारा क्या होगा? सिल्क होगा कोकून में, और हम कहेंगे कि 84% हमारा क्या होगा? इसमें गोद होगा। तो इस तरीके से मालूम हो गया कि कोकून में हमारा कितना रेशम होता है और कितना हमारा गोंद होता है। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कि 16% हमारा सिल्क होगा कोकून में, और 84% हमारा 84% हमारा क्या होगा? सेरिसिन होगा, मीन्स गोंद होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 28वां क्वेश्चन। रेशम का वजन बढ़ाया जाता है, मीन्स हम लोग कहेंगे कि रेशम में परिसज्जा की जाती है। किस परिसज्जा द्वारा रेशम का वजन बढ़ाया जाता है? तो हम लोग कहेंगे रेशम की परिसज्जा द्वारा उसका वजन बढ़ाया जाता है।
अब परिसज्जा का नाम हम लोग कहेंगे वेटिंग, वेटिंग परिसज्जा, भार परिसज्जा, वेटिंग परिसज्जा मीन्स हम कहेंगे भार परिसज्जा, भार परिसज्जा, परिसज्जा, भार परिसज्जा द्वारा इसका वेटिंग बढ़ाया जाता है। और इस वेटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टार्च एंड गम, स्टार्च एंड गम मीन्स गोद, हम कहेंगे श्वेत सार, यहाँ पर इसका नाम आता है श्वेत सार के नाम से भी इसे जानते हैं, स्टार्च को श्वेत सार, और हम कहेंगे गोद। इन यहाँ पर आप देखिए आपका ऑप्शन क्या सही होता है, सी सही होता है कि हम स्टार्च और गोद द्वारा क्या करते हैं, रेशम की परिसज्जा करते हैं, वेटिंग परिसज्जा, इससे उसका भार बढ़ाया जाता है। इस तरीके का भार बढ़ा करके परिसज्जा किया हुआ हमारा एक बेहतरीन वस्त्र होता है टफेटा। हम लोग क्या कहेंगे, इन दोनों के द्वारा वजन बढ़ा करके टफेटा, टफेटा वस्त्र तैयार किया जाता है, टफेटा वस्त्र तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। टफेटा वस्त्र हमारा सिल्क का होता है और वेटिंग परिसज्जा द्वारा इसको भार, इसको वजनी बनाया जाता है, तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कि हमारा क्या होगा, ये टफेटा वस्त्र होता है। तो इस तरीके से देखिए स्टार्च द्वारा, गोद द्वारा हम लोग ने क्या किया, जो है इसका हमने एक अलग तरीके का जो है फैब्रिक से तैयार किया। इस तरीके से अनेक परिसज्जाओं के द्वारा सिल्क के अनेक प्रकार के हम लोग जो है फैब्रिक से तैयार करते हैं। जैसे डुपियन सिल्क, आपने नाम सुना होगा डुपियन सिल्क, तो इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए कि डुपियन सिल्क भी होता है, डुपियन सिल्क। अब देखिए डुपियन सिल्क हम कहेंगे डबल कोकून, डबल कोकून, डबल कोकून सिल्क, डबल कोकून सिल्क। ये देखिए ये सिल्क हमारा क्या होता है, ये कोकून डुपियन सिल्क, ये हमारा मोटा होता है, हम कहेंगे डिजाइनदार होता है जो है। तो इस तरीके से तमाम तरीके के जो है हमारे रेशम के वस्त्र बनाए जाते हैं और उनके उसी के अनुरूप नाम दिया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा ये भी मैच कराना है हमारा, तो मैचिंग के तहत देखिए हमारा जो रिलेशन है, कह रहा लार्वा, लार्वा का यहाँ पर दे रखा है, लंबाई दे रखा है कि लार्वा की लंबाई कितनी होगी। तो देखिए ये लंबाई का प्रोसेस है, लंबाई, लार्वा की लंबाई आप याद करिए, लार्वा की लंबाई 8 इंच होती है। और ये जैसे जैसे जो है एक माह के अंदर जो है दिन भर में हम कहेंगे कि 5 बार शहतूत की पत्तियां खा करके एक माह में अपना रूप 3 बार परिवर्तित करके जो है क्या करता है, ये चेंज हो जाता है, किसमें, कैटरपिलर में। कैटरपिलर लंबाई कैटरपिलर के देखिए ये है हमारा जो है एक माह बाद, यही हम कहेंगे लार्वा एक माह बाद, एक माह बाद ये किसमें चेंज हो गया, हम कहेंगे एक माह बाद एक कैटरपिलर में चेंज हो गया, एक माह बाद। अब कहेंगे इसमें इसने क्या किया, हम कहेंगे कि दिन भर में 5 बार शहतूत की पत्तियां खाया और महीने में 3 बार अपनी खोल को बदल करके जो है पहुंच गया लंबाई में 3.5 इंच। हम कहेंगे लार्वा का मैच्योर, लार्वा हमारा मैच्योर हो गया है। अब ये क्या करेगा, यही अब कैटरपिलर हम कहेंगे कोकून का निर्माण करेगा, कोकून का निर्माण करेगा। अब कोकून का जो हम कहेंगे जो आकार होता है जो है वो कैसा होती है, कोकून की जो संरचना होती है, देखिए संरचना मूंगफली का छिलका, मूंगफली के छिलके के समान होता है। बस बातें हमारे आगे क्रायोसिल का, देखिए कोकून का परिपक्व, क्रायोसिल क्या करता है, उसमें सुसुप्ता, प्यूपा में सुसुप्ता अवस्था में 10 दिन रहता है जो है, 10 दिन हम कहेंगे प्यूपा में, प्यूपा में, प्यूपा में क्रायोसिल, प्यूपा में क्रायोस, प्यूपा में कैटरपिलर, कैटरपिलर, पिलर, कैटरपिलर 10 दिन तक, 10 दिन तक क्रायोसिल के रूप में होता है, क्रायोसिल, क्रायोसिल, क्रायोसिल के रूप में होता है, रूप में होता है। मीन्स हम कहेंगे कि अब परिपक्व करता है, कोकून को बनाने का कार्य, कोकून को बनाने का कार्य कैटरपिलर ने किया, बनाया, लेकिन इसको जो मैच्योर करना है, कोकून को परिपक्व बनाना है, तो उसका काम किसका रहा, हम लोग कहेंगे क्रायोसिल का। तो ऑप्शनल आपका देखिए ए का 1 सही हुआ, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा सही हुआ। मीन्स आपका ऑप्शनल सही होता है ए। परिपक्वन याद रखना, क्रायोसिल का प्रोसेस मैच्योर से रहा है। अगला ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 30वां क्वेश्चन।
देखिए 30वें क्वेश्चन में आपको मिल रहा है कि रील में लपेटने से पहले कोकून पर ब्रूश करने की क्रिया कहलाती है जो है, हम कहेंगे कि ये फ्लास कहलाता है, फ्रिक्शन कहलाता है, स्क्रैप कहलाता है, या डी हम कहेंगे सभी कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर फ्लास, फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन, स्क्रैप, लाइक दैट हम लोग इसे फ्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे फ्लास। देखिए ब्रूश करने की क्रिया हम कहेंगे कोकून पर ब्रूश करने की क्रिया हमारी क्या कहलाती है? फ्लास कहलाती है, फ्लास। तो इस तरीके से आपको थोड़ा नया लगेगा लेकिन अच्छा लगेगा, आप इनको क्या करेंगे? याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है 31 का। 31वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा लार्मर रेशा है, मीन्स सलाइवरी फाइबर, सलाइवरी फाइबर, सलाइवरी फाइबर। अब देखिए लार्मय रेशा, आपको मालूम है क्या होता है? लार्मय रेशा सिल्क होता है जो कि हम लोग कहेंगे कैटरपिलर के जबड़े से लार निकलती है और डबल स्टैंड के रूप में पाई जाती है। रेशम में उपस्थित समूह है, हम कहेंगे कि जो हमारा सिल्क फाइबर है, उस सिल्क फाइबर के तहत अगर काउंट किया जाए तो उसमें कौन कौन सा ग्रुप होता है? तो हम कहेंगे एमीन समूह और कार्बोक्सिल समूह, दोनों समूह जो है हम कहेंगे इसमें पाया जाता है। क्योंकि हम लोग को मालूम है कि हमारा क्या है? फाइब्रिन प्रोटीन का बना होता है। इस फाइब्रिन प्रोटीन में हमारे क्या होते हैं? हम कहेंगे कि रेशम हमारा सिल्क देखिए हम लोग कहेंगे ये प्रोटीन फाइबर है, ये हमारा प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन फाइबर है, प्रोटीन फाइबर। इस प्रोटीन का नाम है हम लोग कहेंगे फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन। अब देखिए इस फाइब्रिन प्रोटीन में हम कहेंगे बातें प्रोटीन की है तो हम लोग कहेंगे क्या होगा? हम लोग कहेंगे अम्ल और क्षार दोनों होता है। प्रोटीन में अम्ल भी होता है और क्षार भी होता है। तो क्षार के तौर पर आपको मिला है एमीन समूह मिला है, एमीन हमारा क्षार समूह है, और कार्बोक्सिल हम कहेंगे अम्ल समूह है, अम्ल। तो इस तरीके से अम्ल और क्षार दोनों मिलकर के हमारा क्या होता है? सिल्क फाइबर बना होता है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के मुख्य घटक हैं, मीन्स मेजर तौर पर क्या क्या मिलकर के हमारे रेशम बने होते हैं? हम कहें मेजर तौर पर हमारा दो ही होता है, एक तो फाइब्रियन प्रोटीन होता है, दूसरा सेरिसिन होता है। तो देखिए दोनों को हम लोग काउंट्स करेंगे, एक हमारा फाइब्रिन प्रोटीन और दूसरा हम लोग कहेंगे सेरिसिन, मीन्स हम कहेंगे ये गोंद होती है। एक हमारा सेरिसिन क्या होती है? गोंद होती है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 34वां क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, इससे लेटेस्ट ज्यादा क्वेश्चन हो नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है? रेशम का एक रेशा कहलाता है। हम लोग को मालूम है कि रेशा हमारा डबल स्टैंड होता है, डबल स्टैंड फाइबर है हमारा रेशम। देखिए रेशम हमारा क्या है? हम लोग कहेंगे डबल स्टैंड हमारा क्या है? डबल स्टैंड फाइबर है। ये फाइबर मीन्स इसमें दो, हम कहेंगे डबल मीन्स होता है दो, इसमें दो रेशे होते हैं, दो रेशे होता है। और दोनों रेशों के तहत हम कहा रेशम का एक रेशा क्या कहलाएगा? तो एक रेशे को हम लोग ब्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखिए BRIN, ब्रीन। ये भी ब्रीन होगा, ये भी हमारा ब्रीन होगा। इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर देंगे, प्लस के सिस्टम में लेंगे, तो हमारा एक स्टैंड बनेगा जो डबल स्टैंड है, उसे हम लोग वेब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेब। तो देखिए वेब और ब्रीन हम लोग को मालूम है कि डबल स्टैंड होता है दोहरे धागे के समान। डबल स्टैंड का मतलब दोहरे धागे के समान हमारा होता है, दोहरे धागे के समान। रेशा हमारा दोहरे धागे के समान होता है, जिसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं? डबल स्ट्रैंड फाइबर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डबल स्ट्रैंड फाइबर के दोहरे धागे के तहत एक का नाम हमारा है, एक का नाम यहाँ पर हम कहेंगे
का नाम, एक का नाम हमारा क्या होगा, ब्रीन होगा, ब्रीन होगा, और दोनों का प्रोसेस अगर हम ले लेते हैं तो हम कहेंगे वेव होगा जो है। तो इस तरीके से आप देख लिया होंगे कि रेशम का एक रेशा कहलाता है ब्रीन। क्या कहेंगे हम लोग, एक रेशा कहलाएगा ब्रीन, और दोनों रेशे कहलाएंगे, यहां पर देखिए दोनों रेशे हमारे क्या कहलाएंगे, दोनों रेशा हमारा जो है वेव कहलाएंगे, और एक रेशा हम कहेंगे, एक रेशा हमारा ब्रीन कहलाएगा। एक रेशा क्या कहलाएगा, ब्रीन कहलाएगा। तो आइए, अगर आपको दोनों रेशा के तहत बोलेगा तो आप वेव का नाम लेंगे, और सिंगल का होगा तो ब्रीन का। आइए, रेशम के धागे का दूसरा नाम, अभी आपको हमने बता दिया कि रेशम के धागे को दूसरा नाम, या रेशम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो वेव। देखिए, वेव के नाम से हम लोग जानते हैं, रेशम के धागे को वेव भी कहा जाता है। आइए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 36 क्वेश्चन। रेशम का रेशा होता है, रेशम का रेशा हमारा कैसा होगा, हम लोग कहेंगे क्या उदासीन होता है। अरे भैया, हम लोग का प्रोटीन है, रेशा हमारा प्रोटीन फाइबर है, मीन्स अम्ल क्षार दोनों है, उभयधर्मी हो सकता है लेकिन उदासीन नहीं हो सकता। हम कहेंगे धारीदार होता है, हाँ, हम कहेंगे क्या होता है, ये धारीदार होता है, और धारी के अनुरूप है, उसमें दो धागे हमको नजर आते हैं, तो हम कहेंगे धारीदार होगा। आइए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37 का। रेशम के अनुदैर्ध्य काट संरचना, मीन्स रेशम को अगर हम फाड़ करके देखें, अगर रेशम को अगर फाड़ दिया जाए तो हम कहेंगे फाड़ने के बाद रेशम हमारा कैसा दिखेगा। हम कहेंगे अगर रेशम को फाड़ा गया तो रेशम हमारा कैसा दिखेगा, बेलनाकार दिखेगा। कैसा दिखेगा, फाड़ करके देखना, फाड़ कर देखने को, फाड़ कर देखना को हम लोग क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य काट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनुदैर्ध्य काट। तो देखिए, अनुदैर्ध्य काट संरचना कैसे होगी, मीन्स फाड़ करके जब देखेंगे तो ये हमारा सिलेंड्रिकल टाइप्स का दिखेगा, बेलनाकार, मीन्स हम लोग कहेंगे ये सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा, ये हमारा सिलेंड्रिकल शेप इसका नजर आएगा। और किसके द्वारा, अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग इसको देखें तो सिलेंडर के समान दिखाई देगा। आइए, 38वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, रेशम के अनुप्रस्थ काट संरचना, मीन्स हम कहेंगे क्षैतिज उसको काट दिया गया, जब क्षैतिज काटा जाएगा मीन्स हम लोग कहेंगे आड़ी रेखा में, अनुप्रस्थ काट मीन्स हम लोग कहेंगे आड़ी रेखा की काट, आड़ी रेखा में काटना। जब आड़ी रेखा में हम लोग काट करके देखेंगे तो दिखेगा मूंगफली के छिलके के समान दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया, यहाँ पर हम लोग कहेंगे अंग्रेजी के हम लोग का छिलके मूंगफली के छिलके के समान होगा। दोहरे अंग्रेजी के एट के समान नहीं, ये नॉर्मल होता है, हम लोग कहते हैं सामान्य संरचना होती है। ये हमारी क्या होती है, सामान्य संरचना हमारी होगी। क्या हम कहेंगे, सामान्य संरचना अंग्रेजी के 8 अक्षर के समान होगी, और जबकि हम लोग कहेंगे कि अनुप्रस्थ काट संरचना मूंगफली के छिलके के समान होगी, और जब फाड़ करके देखेंगे तो सिलेंड्रिकल दिखेगी, मीन्स बेलनाकार दिखेगी। आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 39वां क्वेश्चन जो है। देखिए, सुमेलित कीजिए, मीन्स मैचिंग का प्रोसेस है हमारा, मैच कराना है। देखिए, लच्छियों का प्रोसेस हम कहेंगे 3 to 10, 3 से 10 धागे, 3 से 10 धागे का सम्मिलित रूप हमारा क्या बोला जाएगा, 3 से 10 धागे का सम्मिलित रूप हमारा लच्छियां बोली जाएंगी, मीन्स स्केइंग कहेंगे। स्केइंग का प्रोसेस देखिए, हम कहें यहाँ पर लिया गया है कि 3 से 10 धागे मीन्स लच्छियां का प्रोसेस, 3 से 10 धागों का एक साथ अगर ले करके उसको हम रील करते हैं, जो है चढ़ाते हैं, तो वो प्रोसेस हमारा लच्छियां बोली जाती है। हम कहेंगे बुक, तो बुक का प्रोसेस देखिए, हम लोग कहेंगे 30 लच्छियां। जब 30 लच्छियां होंगी जिनका वजन हमारा कितना होगा, 5 से 10 पाउंड होगा, तो उसे हम कहेंगे 1 बुक। एक बुक बराबर कितने के बराबर होगा, हम कहेंगे एक बुक बराबर हमारा
होगा 30 लच्छियां और एक लच्छी बराबर हमारा होगा, हम कहेंगे एक लच्छी बराबर हमारा होगा 3 से 10 धागे, 3 से 10 धागे बराबर एक लच्छी, हम कहेंगे 30 लच्छियां बराबर एक बुक या एक बुक बराबर हमारी 30 लच्छियां, या 5 से 10 पाउंड सिल्क बराबर हमारा बोला जाएगा एक बुक। फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर देखिए हमारा एक गठाने जो है 30 बुक मीन्स हमारा यहाँ पर 1 है, 1 गठाने बोलते हैं, गठाने 1 गठाने, हम कहेंगे कि 30 बुक मीन्स 133 पाउंड, वजन कितना होगा 133 बुक मीन्स एक गठान बराबर होगा कितना 30 बुक होगी। और फिर हम कहेंगे गोद हटाना, गोद हटाना एक प्रक्रिया जिसे हम लोग डेगुमिंग कहते हैं, क्या कहते हैं डेगुमिंग। गोद हम कहेंगे रेशम से गोद को हटाना डेगुमिंग कहलाता है जो है। तो इस तरीके से आपका मालूम हुआ कि हम लोग कहेंगे ए का हमारा क्या सही है जो है हम कहेंगे यहाँ पर देखिए ए का हमारा ए सही है 1 2 3 4 मीन्स हम कहेंगे ए का बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ए का पहला होगा, बी का दूसरा होगा, सी का तीसरा होगा, डी का हमारा चौथा होगा। तो इस तरीके से आप इसे याद करेंगे अच्छे से कि हमारा हम कहेंगे कि 3 से 10 धागे बराबर एक लच्छियां, हम कहेंगे 30 लच्छियां बराबर एक बुक, हम कहेंगे कि हमारा 30 बुक ऐसे याद करेंगे 3 से 10 धागे बराबर एक लच्छी, फिर हम कहेंगे 30 से जो है 30 लच्छियां बराबर एक बुक, और फिर हम कहेंगे 30 बुक बराबर एक गठाने, और गोद हटाना हमारी डेगुमिंग प्रक्रिया है जो हम कहेंगे ये हमारा प्रोसेस है। डेगुमिंग एक हमारी वस्त्र निर्माण, ये सिल्क फाइबर निर्माण प्रक्रिया है हमारा, सिल्क फॉर्मेशन, हम क्या बोलेंगे सिल्क फॉर्मेशन। सिल्क फॉर्मेशन हमारा क्या है एक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से आप इनको याद करना, अच्छे से याद करना, इससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन या और क्वेश्चन हो ही नहीं सकते आपका। तो इस तरीके से आइए हम लोग अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं जो है 40वां क्वेश्चन। रेशम का प्रोटीन बना होता है, रेशम हमारा हम लोग कहेंगे रेशम हमारा प्रोटीन फाइबर है। अब प्रोटीन फाइबर के तहत कहेंगे कि फाइब्रियन प्रोटीन हम लोग कहेंगे कौन सी प्रोटीन होती है, हम लोग कहेंगे फाइब्रियन प्रोटीन या फाइब्रिन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन। ये फाइब्रिन प्रोटीन हमारी 3-4 प्रोटीन को मिला करके बनी है मीन्स ग्लाइकॉल प्रोटीन, एल्केलाइन प्रोटीन, एल्केलाइन प्रोटीन, हम कहेंगे टायरोसिन, ये टायरोसिन, ये सभी प्रोटीन हमारे क्या फाइब्रिन प्रोटीन में पाई जाती हैं। ये हमारे सभी क्या है अमीनो अम्ल हैं, क्या कहेंगे हम लोग ये सभी हमारे तीनों हमारे क्या है अमीनो अम्ल हैं। अमीनो अम्ल, अमीन और अम्ल मिल करके हमारा प्रोटीन बनता है। हम कहें ये तीनों हमारे अमीनो अम्ल मिल करके बनाते हैं हमारा फाइब्रियन प्रोटीन मीन्स ग्लाइकॉल, एल्केलाइन और टायरोसिन। आइए 41वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए रेशम की लंबाई होती है, आपको मालूम ही होगा कि रेशम की लंबाई हम लोग कहेंगे 350 से 400 फीट होती है। कितनी होती है 350 से 400 फीट इसकी लंबाई होती है रेशम की लंबाई। और हम लोग कहेंगे कि एक कोकून से हमारा जो रेशम निकाला जाता है उसकी लंबाई 100 से हम कहेंगे 200 फीट होती है। एक कोकून से 100 से 200 फीट हमारा, हम कहेंगे एक कोकून से 100 से 200 फीट का अविरल रेशम प्राप्त होता है, ये भी ध्यान रखना, अविरल रेशम प्राप्त होता है। इसके बाद उससे कोकून से स्पून, इसके बाद हम लोग कहते हैं इसके बाद स्पून सिल्क, इसके बाद स्पून सिल्क प्राप्त होता है। ये नहीं अविरल मीन्स अविरल का प्रोसेस आप समझ गए होंगे कि अविरल रेशम का प्रोसेस हमारा किससे है, रिल्ड रेशम से। हम लोग क्या बोलेंगे रिल्ड सिल्क की लंबाई अगर आपको पूछेगा कि रिल्ड सिल्क की लंबाई कितनी होती है तो आप कहेंगे 100 से 200 फीट हमारे रिल्ड सिल्क की लंबाई होती है मीन्स। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपना 42 का। देखिए
रेशम का व्यास होता है, मीन्स हम लोग को इसका देखना है डायमीटर। रेशम का डायमीटर कितना होगा, हम कहेंगे रेशम का डायमीटर 9 से 11 माइक्रोन। ये देखिए माइक्रोन का सिंबल होता है, माइक्रोन। ये माइक्रोन का बातें हैं जो है, हम लोग कहेंगे माइक्रोन। माइक्रोन क्या बोलेंगे, माइक्रोन। तो हम कहेंगे 9 से 11 माइक्रोन मीन्स रेशम का जो हमारा फाइबर है उसका जो व्यास है, मीन्स हम कहेंगे उसकी जो मोटाई है। देखिए व्यास मीन्स हम लोग कहेंगे मोटाई, क्या कहेंगे, उसकी विड्थ, मोटाई कितनी होती है, 9 से 11 माइक्रोन होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशम का घनत्व होता है डेंसिटी। रेशम का घनत्व मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी आप समझ गए होंगे, डेंसिटी। डेंसिटी हम लोग कहेंगे m/v की जो प्रक्रिया होती है वो हम कहेंगे 1.25 होती है। तो यहाँ पर आप याद रखना कि रेशम का जो घनत्व होता है 1.25 होता है। रेशम का गुण है, देखिए रेशम का कौन सा गुण है यहाँ पर, क्या रेशम पारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है, उदासीन होता है, डी सभी होते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, रेशम हमारा पारदर्शी होता है। रेशम कैसा होता है, रेशम हमारा पारदर्शी होता है, ना कि अपारदर्शी होता है। आइए 45वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, देखिए रेशम का प्रेस ताप है। यहाँ पर कितने टेम्परेचर पर जो हमारे रेशमी वस्त्र हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, परिसज्जा करेंगे। तो देखिए रेशम को परिसज्जा, रेशमी वस्त्र को, रेशमी वस्त्र को 231 डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रेस करना चाहिए। प्रेस किया जाता है, प्रेस किया जाता है। देखिए प्रेसिंग टेम्परेचर, ये हमारा प्रेसिंग टेम्परेचर, प्रेसिंग टेम्परेचर हमारा है, प्रेसिंग टेम्परेचर ये प्रेसिंग है। 300 डिग्री सेल्सियस पर हम कहेंगे श्रिंक कर जाएगा, श्रिंकेज है, श्रिंक कर जाएगा मीन्स सिकुड़ जाएगा। 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ जाएगा, जबकि प्रेसिंग टेम्परेचर 231 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 46वां क्वेश्चन देखिए, धूप में अधिक देर तक रेशम प्रभावित होता है। हम कहेंगे अधिक देर तक मीन्स 6 आवर्स, कितने देर तक, हम कहेंगे 6 घंटे तक धूप में रखने से 6 घंटे तक धूप में रखने से हम कहेंगे 50% मजबूती क्या हो जाती है, 50% मजबूती इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए हम लोग को रेशमी वस्त्रों को आधे से 1 घंटे तक ही ड्राई कराना चाहिए। हम लोग क्या कहेंगे, सिल्क फाइब्रिक्स को 1/2 to 1 आवर्स, 1 घंटे तक सुखाना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि आधे घंटे से 1 घंटे तक ही सिल्क के वस्त्र को धूप में रखना चाहिए। इससे अगर ज्यादा रखते हैं तो उसकी मजबूती क्या होगी, कम होने लगेगी, उसकी चमक कम होने लगेगी। हम कहेंगे कि उसके सभी कैरेक्टर घटने लगेंगे और 6 घंटे जाते जाते उसकी 50% मजबूती खत्म हो जाएगी। आर्द्रता या नमी अवशोषण क्षमता, हम लोग कहेंगे आर्द्रता और नमी अवशोषण क्षमता सिल्क की कितनी होती है, 11%, 12%, 13%, 14%। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि 11% होती है। कितनी होती है, आर्द्रता या नमी अवशोषण क्षमता सिल्क की 11% होती है। इसे आपको रटना पड़ेगा अच्छे से। 48वां क्वेश्चन देखिए, रेशम को ब्लीच किया जाता है। हम लोग कहेंगे रेशम हो या ऊन हो, हम लोग कहेंगे रेशम हो या ऊन हो। देखिए रेशम या ऊन दोनों को हाइड्रोजन पराक्साइड द्वारा ब्लीच किया जाता है।
तो देखिए यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखिए ये हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो इस तरीके से आपको मालूम हो गया होगा कि रेशम हो या ऊन हो, इनमें अगर सफेदी लानी है, नेचुरल कलर को हटा करके सफेदी लानी है, तो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रसायन का प्रयोग करना चाहिए। 49वां क्वेश्चन देखिए, रेशम की सबसे अच्छी परिसज्जा, हम लोग कहेंगे सिल्क की सबसे अच्छी परिसज्जा कौन सी होगी? हम कहें बोटिंग होगा, बिटिंग होगा, फुलिंग होगा, साइजिंग होगा। तो देखिए यहाँ पर वेटिंग है, यहाँ लिखा गया बोटिंग, तो हम लोग कहते हैं वेटिंग। क्या कहते हैं? वेट। वेट मीन से भार परिसज्जा। क्या बोलेंगे? भार परिसज्जा। परिसज्जा सबसे अच्छी हम कहेंगे सिल्क की जो परिसज्जा होती है वो वेटिंग परिसज्जा होती है, मीन्स हम कहेंगे भार देने की परिसज्जा। सबसे अच्छी परिसज्जा इसकी जानी जाती है। अब इसके साथ ही हमारे 49 क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सिल्क का टॉपिक समाप्त होता है। कल हम लोग फिर अपने एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।